अच्छा, अभी हमारे पास टॉपिक है एन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड फ्लक्स लाइंस। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डायपोल जो है, जब हम जो है टू पॉइंट चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है, लेकिन जो है साइन उनकी जो है अपोजिट हो, कि एक पॉइंट चार्ज अगर पॉजिटिव है तो दूसरी पॉइंट चार्ज जो है नेगेटिव होगी, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। और अगर हम उनको जो है रखते हैं और उनके दरमियान जो है जो डिस्टेंस है वो काफ़ी जो है छोटा है, तो फिर वो जो दो पॉइंट चार्जेस हैं वो एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएंगी। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल की इम्पोर्टेंस जो है आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में हमें ज़्यादा जो है समझ में आएगी। और इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो है फील्ड बनेगी, क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट चार्जेस हैं, तो उन दो पॉइंट चार्जेस की वजह से जो है जो एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना रही हैं, तो उनकी वजह से फील्ड भी बनेगी। ठीक है, तो अभी हम ये जो है समझ लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या। ठीक है, बाकी जो है नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे कि वहाँ पे उन इस इलेक्ट्रिक डायपोल की इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरह यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब ये फिगर जो है 4.20 में गिवन है डायपोल, और हम जो है फिर पॉइंट पी पे जो है पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो है यहाँ पे फिगर है, सही है। अब यहाँ पे जो है z एक्सिस पे हमने दो पॉइंट चार्जेस कंसिडर किए हैं, एक पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो d है, और ये इंतहाई छोटा डिस्टेंस है। और यहाँ पे पॉइंट p है जहाँ पे जो है हम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है कह रहे हैं कि वो बराबर है Q/4πε0। तो वैसे तो जो है हम जो पोटेंशियल की इक्वेशन है वो हम लिखते हैं Q/4πε0r। लेकिन अब हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, तो अगर एक पॉइंट चार्ज होती तो फिर हम लिखते Q/4πε0r। ठीक है, अब दो पॉइंट चार्जेस हैं और यहाँ पे जो है दो डिस्टेंसेस बन रहे हैं r1 एंड r2। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट Q टू पॉइंट P और फ्रॉम पॉइंट -Q टू पॉइंट P। ठीक है, तो अब दो पॉइंट चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल बनेगा वो जब हम जो है सपोज कर लें कि V = V1 + V2, लेकिन क्योंकि एक पॉइंट चार्ज नेगेटिव है तो इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रही है, 1/r1 - 1/r2 बन रहा है। और Q/4πε0 जो है हमने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया है। तो LCM जब ले रहे हैं हम तो यहाँ पे r1 r2 फिर ऊपर आ रहा है r2 - r1। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट P है ये काफ़ी दूर है। ठीक है, तो जब ये पॉइंट P जो है काफ़ी दूर अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो फिर हमें ये लगेगा कि ये जो तीनों लाइंस हैं जो r1 r और r2 है, तो ये हमें इस तरह लगेगा कि ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल में हैं। अच्छा, अब इस फिगर के हिसाब से जो r2 है वो थोड़ी बड़ी है, ठीक है, r1 से। तो अब अगर हम जो है यहाँ पे जो है इस पॉइंट से प्लस Q पॉइंट से अगर हम जो है R2 लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो फिर यहाँ पे जो है एक ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो यहाँ पे हम थीटा कंसिडर कर रहे हैं Z एक्सिस और R के दरमियान, और अगर ये जो है पॉइंट P जो है काफ़ी दूर है तो फिर ये थीटा जो है Z एक्सिस और किसी भी जो है लाइन के साथ जो है ऑलमोस्ट सेम बनेगी, कि हम अगर एंगल कंसिडर करें फ्रॉम Z एक्सिस टू R1 वो भी थीटा होगी, और एंगल अगर कंसिडर करें फ्रॉम Z एक्सिस टू R वो भी थीटा होगी,
और फ्रॉम जेड एक्सिस टू R2 अगर हम एंगल कंसिडर करें वो भी जो है हमारी थीटा होगी। ठीक है, कंडीशन ये है कि ये पॉइंट P जो है काफ़ी दूर पड़ी हुई है, मतलब काफ़ी दूर हमने ये पॉइंट कंसिडर किए। तो R इज़ मच ग्रेटर देन D, के ये R जो है काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है इन कंपैरिजन टू दिस स्मॉल डिस्टेंस D। ठीक है, तो वो जो ट्राइंगल बन रहा है उसमें जो है हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है, क्योंकि R2 बड़ा है, तो फिर अगर हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो क्या बनेगा, R2 माइनस R1, क्योंकि R2 बड़ा है तो R2 में से जो है अगर R1 चला जाएगा तो बाकी ये जो है हमारे पास ये वाला डिस्टेंस बच जाएगा। तो फिर जो है वो बराबर होगा D cos थीटा के, क्योंकि हम ये एक ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है एंगल थीटा है, तो cos थीटा बराबर होगा हमारा बेस अपान हेपाटीन्यूज। तो यहाँ पे बेस जो है वो R2 माइनस R1 है और हेपाटीन्यूज जो है D है। अच्छा, अब क्योंकि पॉइंट P काफ़ी दूर है तो ये जो है R1 R2 और R ये आपस में ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ R2 और R1 जो है वो बराबर होगा R स्क्वायर के। तो अब ये चीज़ें हम जो है इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे। R2 माइनस R1 जो है D cos थीटा में रिप्लेस करेंगे और R2 और R1 का जो है प्रोडक्ट वो हम रिप्लेस करेंगे R स्क्वायर के साथ। तो अब हमें ये जो है नई इक्वेशन मिल गई है जिसमें हमने जो है प्रोडक्ट ऑफ R1 R2 जो है रिप्लेस कर दिया है R स्क्वायर के साथ। ठीक है, और R2 माइनस R1 जो है हमने रिप्लेस कर दिया है D cos थीटा के साथ। अच्छा, अब ये जो D cos थीटा है इसको अगर हम जो है डॉट प्रोडक्ट में लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं कि D डॉट AR जो है एक यूनिट वेक्टर है, तो फिर अगर हम इनको जो है अगेन जो है सॉल्व करें तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ D और मैग्नीट्यूड ऑफ AR तो 1 होगा, तो फिर D cos थीटा ही हमें मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो है अगर हम ये कंसिडर करें कि ये D जो है एक वेक्टर है अलॉन्ग दी पॉजिटिव Z एक्सिस, तो फिर जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, D होगा, लेकिन हम उसकी जो है डायरेक्शन शो कर रहे हैं अलॉन्ग दी Z एक्सिस के। ये जो हमने फिगर कंसिडर की है उसमें जो है हमारे पास D वेक्टर हम कंसिडर कर रहे हैं फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम एक नया टर्म जो है इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो जिसको हम नाम दे रहे हैं डायपोल मोमेंट। ठीक है, वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं P के साथ। तो एक्चुअली में ये वही D है लेकिन उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं Q के साथ। अब ये Q जो है, क्योंकि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरी नेगेटिव चार्ज है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ पे हम जो है D को चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है हम जो है ऊपर वाला जो फार्मूला है उसको जो है हम डायपोल मोमेंट के टर्म के साथ रिप्लेस कर सकते हैं कि अगर हम इसको जो है डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करें तो हमारे पास P cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, P cos थीटा आ जाएगा तो P हमारे पास बराबर है Q D। ठीक है, तो अच्छा, उससे पहले अगर P को हम रिप्लेस कर दें Q D के साथ तो फिर हम जो है फिर डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करें तो फिर हमारे पास Q D cos थीटा बन जाएगा, तो वो हमें ऊपर सेम मिलेगा Q D cos थीटा जो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो अब ये जो डायपोल मोमेंट है जो जिस तरह हमने वेक्टर D हम कह रहे हैं, तो अब जो वेक्टर D है जो हमने कंसिडर किया है वो एक्चुअली में डायपोल मोमेंट भी जो है वही सेम बनेगा कि वो डायरेक्टेड है फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q। अच्छा, अब एक और बात है कि जो डायपोल हमने कंसिडर किया है, अगर जो है सेंटर जो है
उसका डायपोल सेंटर जो है अगर वो जो है ओरिजिन पे नहीं है, ठीक है, अगर किसी और जो है लोकेशन पे है आर डैश पे, तो जैसे यहाँ पे इस फिगर में हमारे पास डायपोल जो है सेंटर यहाँ पे ओरिजिन पे है, ठीक है। तो अगर ये जो है डायपोल सेंटर इस ओरिजिन पे नहीं है और किसी जगह आर डैश पे है, तो फिर हमारी जो ये इक्वेशन है ये थोड़ी मॉडिफाई हो जाएगी, ठीक है, या ये वाली इक्वेशन जो है थोड़ी मॉडिफाई हो जाएगी। इसमें क्या होगा कि हम जो है फिर हमारे पास जो r है, क्योंकि अब इसमें से जो है ओरिजिन सब्ट्रैक्ट हो रही है, r-0 हो रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस पर, लेकिन फिर अगर डायपोल जो है सेंटर ओरिजिन पे नहीं है तो फिर हम जो है उसमें से वो लोकेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट जो है उस इस इक्वेशन में इंक्लूड हो जाएगा। तो अब r - r' कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्यूब इस वजह से दे रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को हमने जो है वेक्टर में चेंज किया है, तो ऊपर हमने वेक्टर लिखा है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड फिर इस नीचे वाले टर्म के साथ एडजस्ट करके पावर 3 कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है हमें जो है अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ड्यू टू दिस डायपोल, जिसका सेंटर जो है ओरिजिन पे है, जो अभी मतलब जो जिस फिगर को हम ऊपर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो है इक्वेशन 4.76 जो अभी हमने जो है डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उस प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था कि वो जो है नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी के बराबर है। तो अब यहाँ पे जो है हमें पता है कि ग्रेडियंट जब हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी जो है स्केलर फील्ड का, तो हम जो है पार्शियल डेरिवेटिव जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे जो है हम यूनिट वेक्टर्स देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो है जो v है, ठीक है, पोटेंशियल जो है वो स्फेरिकल इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो है ग्रेडियंट का फार्मूला हम जो है वही दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। बट यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि ए आर है यूनिट वेक्टर, ए थीटा है, लेकिन ए फाई नहीं है। तो ए फाई इस वजह से नहीं है क्योंकि सिमेट्री की वजह से जो ए फाई वाला कंपोनेंट है वो जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कि 180 डिग्री के बाद अगर पॉइंट को जो है हम 180 डिग्री रोटेट करें फाई के हिसाब से, तो फिर हमारी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैंसिल हो जाएगी। तो इस वजह से सिर्फ हमने ए आर कंपोनेंट और मतलब जो कंपोनेंट कंसीडर किया है वो हमने जो है इन द डायरेक्शन ऑफ ए आर और इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा हमने कंसीडर किया है। अच्छा, अब ये जो v है वो v हम जो है अपनी जो हमने ऊपर हमने जो फार्मूला v का जो है बनाया है वो कंसीडर करके उसका जो है पार्शियल डेरिवेटिव हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ये जैसे यहाँ पे हमने v का जो है ये फार्मूला बनाया, ठीक है। तो अब इसका जो है पार्शियल डेरिवेटिव जब फाइंड आउट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू r और विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हमें जो है चीज़ मिल जाएगी, सही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इसका अभी फार्मूला जो है ये बना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से जो है हम क्यू डी कॉस थीटा, अच्छा अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हम कॉमन निकालेंगे, जैसे यहाँ पे जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब है, ठीक है। तो इसको जो है हम यहाँ पे कॉमन निकाल रहे हैं, और जो p है ये जो है एक्चुअली में हमारे पास बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट, तो वो जो है क्यू डी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्यू डी भी है तो उसको हमने पी करके लिखा है, तो बाकी अंदर हमें हमारे पास जो बच रहा है 2 cos थीटा ए आर, और यहाँ पे जो है क्यू डी कॉमन निकल गया, फिर यहाँ पे सिर्फ जो है हमारे पास साइन थीटा बच रहा है। अच्छा, अब जो है यहाँ पे जो है
ये जो आर क्यूब इन्होंने लिखा है ये एक्चुअली में यहाँ पे बोल्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो है आर जो है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हम मैग्नीट्यूड क्यूब कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो है आर ये भी जो है बोल्ड नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, तो इटालिक फॉर्म में ही जो है जैसी यहाँ पे ऊपर एक वैसी यहाँ पे होनी चाहिए थी। अच्छा, अब कह रहा है कि अगर हम पिछली इक्वेशंस को उठा के देखें तो पॉइंट चार्ज की वजह से, जिसको हम पॉइंट चार्ज को मोनोपोल भी कहते हैं, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी कर रही थी इन्वर्सली एज आर स्क्वायर, या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी आर स्क्वायर के। ठीक है, अच्छा उसी तरह फिर पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो जो था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था आर के। ठीक है, लेकिन अब डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। ठीक है, और जो पोटेंशियल है वो जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो अब एक जो है पॉइंट चार्ज बढ़ गई है, तो यहाँ पे जो है फिर आर का पावर भी जो है बढ़ गया है। इसी तरह कह रहा है कि अगर हमारे पास मल्टीपोल हो कि क्वाड्र क्वाड्रूपोल हो, अगर हमारे पास क्वाड्रूपोल हो जिसमें जो है हमारे पास दो डायपोल्स होंगे, या ऑक्टोपोल हो जिसमें फिर हमारे पास दो जो है क्वाड्रूपोल्स होंगे। ठीक है, तो उसमें फिर अगेन जो है हमारे पास जो है पावर जो है आर का फिर और मज़ीद बढ़ जाएगा, कि अगर हमारे पास क्वाड्रूपोल होगा तो फिर आर का पावर 4 हो जाएगा, अगर फिर हमारे पास ऑक्टोपोल होगा तो आर का पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो मज़ीद जो है फिर अगर जो है फिर हमारे पास दो ऑक्टोपोल हों तो फिर हमारे पास आर का पावर 6 हो जाएगा। सही है, इसी तरह फिर जो है पोटेंशियल के लिए जो है फिर अगर हमारे पास जो है क्वाड्रूपोल है एक, तो आर का पावर 3 हो जाएगा, और अगर एक जो है ऑक्टोपोल हो तो आर का पावर 4 हो जाएगा। फिर अगर दो ऑक्टोपोल होंगे फिर हमारे पास आर का पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इस टॉपिक का जो नाम था हमारे पास था वो जो है इलेक्ट्रिक डायपोल था एंड फ्लक्स लाइन। तो अब जो है हम थोड़ा बहुत जो है फ्लक्स लाइंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस जो हैं जिनको हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, ठीक है, वो जो है माइकल फेराडे ने इंट्रोड्यूस करवाई थी 19 जो है मतलब ये जो है उसकी जो है डेट ऑफ बर्थ है, और जो है ये 1791 से लेके जो है फिर 1867 तक इसका जो है लाइफ स्पैन था। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस हैं वो एक तरीका है जिसकी हेल्प से जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज कर सकते हैं, कि वो लाइंस बनाएंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमें पता चलेगा कि कौन सी डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन इज़ एन इमेजिनरी पाथ। ठीक है, आर line drawn in such a way that its direction at any point is the direction of the electric field at that point। कि एक्चुअली में ये लाइंस होती नहीं है, ये इमेजिनरी जो है लाइंस हम खुद ड्रा करते हैं। एक्चुअली में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक जो है कंटिन्यूस चीज़ है, वहाँ पे वो हम लाइंस की हेल्प से जो है ड्रा नहीं कर सकते, वहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हमें ड्रा करनी पड़ेंगी, लेकिन हम जो है कुछ लाइंस ड्रा करते हैं। तो अब वो जो भी लाइंस ड्रा करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस, तो वो जो है हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही ड्रा करेंगे। ठीक है, अच्छा अब आगे कह रहा है कि जो
डी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, तो वो भी जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस के साथ या इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो है टेंजेंशियल है, या जो है कह सकते हैं कि पैरेलल है एट एवरी पॉइंट। अच्छा, अब इसके बाद जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट आ रहा है, जिसमें कह रहा है कि ऐसा सरफेस हो जिस पे जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो। ठीक है, मतलब सरफेस पे किसी भी जगह पे हम अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखें तो वो सेम है, तो फिर हम उसको कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, और अगर इस इक्विपोटेंशियल सरफेस को जो है कोई प्लेन जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, तो फिर जो हमें जो पाथ मिलेगा या जो लाइन मिलेगी, तो उसको हम जो है इक्विपोटेंशियल लाइन कहते हैं। ठीक है, अब उस लाइन पे जो है या उस पाथ पे जो है हमारा जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा हर जगह पे। तो कह रहा है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उस पे अगर हम पॉइंट चार्ज को मूव करें, ठीक है, या जो है मतलब हमारे पास जो भी चार्ज हो उसको अगर हम मूव करें, तो वहाँ पे उस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हम मूव कर रहे हैं तो कोई भी जो है वर्क जो है डन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल में जो है डिफरेंस आएगा ही नहीं कि वी ए पॉइंट पे भी जो है पॉइंट ए पे भी जो है पोटेंशियल सेम होगा और पॉइंट बी पे भी जो है पोटेंशियल सेम होगा। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो वो जो है हमारा ज़ीरो होगा। तो अब पॉइंट चार्ज को जो है या किसी भी चार्ज को जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करें या इक्विपोटेंशियल लाइन पे मूव करें, तो हमारे पास ऑलवेज जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है ज़ीरो होगा। कि मतलब फिर अगर हम ये कहें कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है अलॉन्ग जो है पाथ एल जो है वो भी जो है ज़ीरो होगा। तो ये जो है एक्चुअली में फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी बात ये कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस हैं, ठीक है, कि यहाँ पे जैसे एक पॉइंट चार्ज है या फिर यहाँ पे जो है हमने एक डायपोल कंसिडर किया हुआ है, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की लाइंस हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है जो हम इन लाइंस की हेल्प से शो कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमेशा जो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे परपेंडिकुलर होंगी। तो ये जो डॉटेड ब्लैक लाइंस हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं कि इन सरफेसेस पे जो है हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है हमेशा सेम है। ठीक है, अब ये जो है फ्लक्स लाइंस हैं तो ये जो है हर जगह पे इन सरफेसेस पे 90 डिग्रीज बना रही हैं। तो डायपोल की जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस और जो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है इस तरह बन रहे हैं। ठीक है, कि यहाँ पे जो है हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज जिसमें से जो है ये लाइंस निकल रही हैं, फिर जो है नेगेटिव चार्ज में की तरफ जो है अट्रैक्ट होके वहाँ पे एंड हो रही हैं। ठीक है, तो अब उसके हिसाब से फिर हमारे पास यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बन रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी वही है कि यहाँ पे भी जो है ये फ्लक्स लाइंस जो हैं 90 डिग्री बनाएंगी इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ। और यहाँ पे एक और बात है कि ये कह रहा है कि इस लाइन के ऊपर जो है ये हमें जो है पोटेंशियल जो है पॉजिटिव मिल रहा है और इस लाइन के नीचे जो है हमें पोटेंशियल जो है नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, और हमारी जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस लाइन के ऊपर पड़ी हुई है और जो नेगेटिव चार्ज है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे पड़ी हुई है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारे पास जो है दोनों एक्सिस आ जाती हैं, एक्स एक्सिस भी आ जाएगी और वाई एक्सिस भी आ जाएगी, क्योंकि हमने जो डायपोल कंसिडर किया हुआ है वो हमने जेड एक्सिस पे कंसिडर किया हुआ है।
और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो है हमारा जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो है। ठीक है, लाइन से ऊपर पॉजिटिव है पोटेंशियल, नीचे जो है नेगेटिव है, और इस लाइन पे जो है ज़ीरो है। अच्छा, अब ये जो इस तरह की मैपिंग है जिसमें जो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, फ्लक्स लाइंस हैं, तो ये जो है डॉक्टर्स जो है हार्ट की मैपिंग भी इस तरह करते हैं, क्योंकि हार्ट जो हमारी बीट करती है तो वो जो है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करती है। तो इस तरह की मैपिंग के बाद जो है डॉक्टर्स जो है फिर समझ पाते हैं कि हमारी जो दिल है कि उसमें कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, या उसमें जो है वो मतलब अपनी सही लोकेशन पे है या नहीं है, या मतलब उसमें कोई मसला वगैरह तो नहीं है। तो इस तरह की जो मैपिंग है हार्ट की, जिसमें हमारे पास जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस या फ्लक्स लाइंस इस तरह की चीज़ें बनती हैं, तो उससे जो है फिर डॉक्टर्स हार्ट को डायग्नोस करते हैं। अच्छा, अब इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास एक न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल 4.13, जिसमें हमने दो डायपोल्स कंसिडर किए हैं। ठीक है, और फिर अब जो दो डायपोल्स हैं उनकी जो है हमने यहाँ पे डायपोल मोमेंट्स कंसिडर किए हैं। डायपोल मोमेंट का जो हमारे पास यूनिट होता है वो कूलम कूलम मीटर होता है। ठीक है, तो अब एक डायपोल जो है उसकी डायपोल मोमेंट है -5 AZ नैनो कूलम, और दूसरा डायपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू है 9 AZ नैनो कूलम मीटर। ठीक है, कूलम मीटर यूनिट है। और जो है ये जो डायपोल मोमेंट्स हैं लोकेटेड हैं 0,0,-2 और 0,0,3, मतलब ये z एक्सिस पे लोकेटेड हैं, जहाँ पे x और y की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो एक डायपोल मोमेंट जो है हमारा -2 z एक्सिस पे जो है, मतलब नेगेटिव z एक्सिस पे जो है लोकेशन -2 पे है, और दूसरा जो है डायपोल मोमेंट जो है हमारा पॉजिटिव z एक्सिस पे लोकेशन 3 पे है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है एक डायपोल मोमेंट जो है हमारा नेगेटिव z एक्सिस में है। ठीक है, तो ये इस वजह से यहाँ पे जो है हमारे पास माइनस भी आ रही है। अच्छा, अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें ये करना है कि पोटेंशियल फाइंड करना है एट दी ओरिजिन। ठीक है, तो v का जो फार्मूला हमने बनाया था उसमें समेशन नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास डायपोल्स दो हैं, तो हमने जो है ख़ुद से यहाँ पे समेशन इंट्रोड्यूस किया है, और फिर हमने क्या किया है कि डायपोल मोमेंट के साथ सबस्क्रिप्ट k लगा दिया है, और r के साथ भी सबस्क्रिप्ट k लगा दिया है, और फिर जो है हमने k की वैल्यू रखी है 1 to 2। ठीक है, फिर समेशन को एक्सपेंड करके हमने जो है कुछ ये टर्म जो है कॉमन निकाल के फिर हमने जो है यहाँ पे P1 R1 P2 R2 ये इनके वैल्यूज़ रखने हैं, तो हमें सिंपली जो है V मिल जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास जो है P1 भी गिवन है, P2 भी गिवन है। अब R1 और R2 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें जो है पोटेंशियल ओरिजिन पे फाइंड आउट करना है, तो ओरिजिन के हिसाब से फिर हम जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ये जो है हमारा डायपोल जो है कौन सी पॉइंट पे लोकेटेड है। ठीक है, और एक डायपोल हमारा जो है इस पॉइंट पे लोकेटेड है, दूसरा इस पॉइंट पे लोकेटेड है, लेकिन पोटेंशियल ओरिजिन पे फाइंड आउट करना है, तो ओरिजिन में से ही जो है ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो है ये आ रहा है कि 2 इन द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस, और जो है -3 इन द डायरेक्शन ऑफ, या फिर ये कहें कि 3 जो है इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव z एक्सिस, या फिर जो है, ठीक है,
तो 3 जो है इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस z एक्सिस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अब इनके जो है मैग्नीट्यूड्स भी हमने फाइंड आउट कर लिए। एक का 2 है जो है R1 2 है और R2 जो है 3 है। तो अब सिंपली यहाँ पे सारे वैल्यूज़ पुट करने हैं और कुछ नहीं करना। और ये डॉट प्रोडक्ट भी बहुत सिंपल है, ठीक है, कि हमारे पास P1 जो है उसमें z कंपोनेंट है और यहाँ पे जो है R1 में भी z कंपोनेंट है। तो यहाँ पे 2 और -5 को जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास -10 आ रहा है। इसी तरह फिर 9 को जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ तो -27 आ रहा है। बाकी R1 की वैल्यू जो है 2 है तो 2 पावर 3 और R2 की वैल्यू जो है 3 है तो 3 पावर 3। तो बाकी ये सिंपल जो है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जब सॉल्व करेंगे तो हमें जो है V मिल रहा है -20.25 वोल्ट।